Yes, good morning everyone. Welcome to Elite Manish Sir ki classes. Friends, today we are going to start a new batch of TGT PGT English. Here we go. The focus is gonna be on literature as well as grammar. Now I am just telling you the pattern we are going to follow during these classes. तो लिटरेचर में हम जो चीज कवर करेंगे उसमें पहला पॉइंट होगा विलियम शेक्सपियर एंड द सेकंड पॉइंट विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ. ये दोनों पॉइंट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आता ही आता है ना, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का, चाहे नेट लेवल का. और ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में वी विल डिस्कस प्रेपोजिशन एंड सिंथेसिस एंड दीज टू टॉपिक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप तैयारी कैसे करनी है, लेट मी टेल यू दैट थिंग आल्सो. तो टेस्ट्स के माध्यम से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है. देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ टेस्ट. एक हमारा क्विक रिवीजन टेस्ट होगा जो हर क्लास के बाद होगा, और फिर जो हमारी मंडे टू फ्राइडे तक की क्लास होगी, दो टुडे संडे इंक्लूडिंग दिस संडे ऑल्सो. तो ये जो मंडे टू फ्राइडे वाली क्लासेस होंगी उसके हर क्लास के बाद एक आपको छोटा सा टेस्ट मिलेगा. देयर विल बी 10 और 15 क्वेश्चंस, और वो आपको उसी समय सबमिट करना होगा. और जो टेस्ट होगा क्विक रिवीजन टेस्ट, वो उसी चीज पे आधारित होगा जो कि हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. तो इट मींस यू हैव टू बी क्वाइट अलर्ट ड्यूरिंग दिस क्लास और हर चीज को समझने की कोशिश करनी है. अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट द प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स. आई विल आंसर दैट प्रॉब्लम फॉर श्योर. नाउ वीकली टेस्ट विल बी ऑन संडे. सैटरडे वी विल कीप ऑफ. संडे को सुबह पहले हमारी रिवीजन क्लास होगी और उसके बाद पूरे वीक में जो हम पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा, है ना. और क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं होने वाले हैं बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल. धीरे धीरे चीजें कठिन होंगी. तो यू हैव टू बी रेगुलर इन द क्लास और धीरे धीरे सबको समझ में आने लग जाएगा. तो लेट मी बिगिन टुडेज क्लास नाउ. हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. In which of Shakespeare's plays does Falstaff appear? Options are Henry IV Part 1, Henry IV Part 2, Merry Wives of Windsor. Okay, D option you are saying correct. Let's see what it is. Yes, D is correct. Henry IV Part 1, as you can see, this one, इसमें फाल्स्टाफ अपीयर होता है. और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की अगर बात करें तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है, एक तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में जो मेन कैरेक्टर है वो एक हेनरी फोर्थ खुद है, जिसका कन्फ्लिक्ट चलता है पर्सी के साथ. और इन दोनों की जो बातें हैं दैट मेक्स द सीरियस प्लॉट. लेकिन इसके अलावा हेनरी फोर्थ में दो कैरेक्टर और हैं इंपॉर्टेंट. वन इज फाल्स्टाफ एंड सेकंड इज द सन ऑफ हेनरी फोर्थ, जिसका नाम वैसे तो हैरी है, लेकिन हैरी या हेनरी भी उसे बोलते हैं, लेकिन फाल्स्टाफ उसे जो है हमेशा हल के नाम से बुलाता है ना. और फाल्स्टाफ की अपीयरेंस कुछ इस तरीके की है. दिस इज द फुल नेम ऑफ फाल्स्टाफ इज सर जॉन फाल्स्टाफ. ही इज अ ड्रंकर्ड एंड ही मेक्स अ लॉट ऑफ फन. और एक लाइन है जो एग्जाम में इसकी अक्सर पूछी जाती है, जो वो हेनरी फोर्थ के बेटे से कहता है, नाउ हल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लेड. So this line is also important. Now, Hull, what time of day is it
लेड। ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा जा चुका है कि उसने क्या बोला था। बस दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो वो हैरी को हल कह के बुलाता है, और दूसरा उसने जो टाइम पूछा था वो नाइट का नहीं पूछा था, वो डे का पूछा था। तो फालस्टाफ के बारे में जो मेन मेन बातें हमें पता लग गई वो ये है कि हेनरी फोर्थ में अपीयर होता है, चाहे वो पार्ट वन हो चाहे पार्ट टू हो, दोनों में अपीयर होता है। और इन दोनों में इसकी अपीयरेंस इतनी गजब की है कि जो क्वीन एलिजाबेथ है, जब शेक्सपियर के नाटक को देखती है तो इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है फालस्टाफ से। और फालस्टाफ को जब हेनरी फिफ्थ में इसे अपीयर नहीं होता है, ये हेनरी फिफ्थ में इसे दिखाया नहीं जाता, लेकिन हेनरी फिफ्थ में बता दिया जाता है कि ही इज नो मोर। तो उस समय क्वीन एलिजाबेथ भी दुखी होती है। क्वीन एलिजाबेथ कहती है कि नहीं नहीं, आई वॉन्ट फालस्टाफ करेक्टर इन अदर प्लेज ऑल्सो। नाउ शेक्सपियर, आई वॉन्ट यू टू शो फॉलस्टाफ इन लव। तो फिर विद इन 14 days शेक्सपियर कम्स अप विद अ न्यू प्ले। उसका नाम क्या था? मैरी वाइब्स ऑफ विंडसोर। तो ये वाला नाटक वो लिखता है, और इस नाटक में वो फालस्टाफ को लव में दिखाता है। सो फालस्टाफ से रिलेटेड ये सारी बातें एग्जाम में आ सकती हैं। इट इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी द प्रिल्यूड was first published in, options given are 1798, 1805, 1850, none of the above। वर्ड्सवर्थ की जो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम द प्रिल्यूड है, वो कब पब्लिश हुई थी? ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है कि लिखने की बात नहीं हो रही है, कब लिखा गया था दैट इज अनदर थिंग, कब पब्लिश हुई थी। बट वी हैव टू रिमेंबर अदर ईयर्स ऑल्सो। 1798 is the year of lyrical ballads। 1805 वो ईयर है जिसमें ये कंप्लीट हो गई थी, और 1850 में इसे पब्लिश कर दिया गया था। तो थोड़ा सा और द प्रिल्यूड के बारे में जान लेते हैं। 1798 इज द ईयर जब वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को लिखना शुरू किया था, और इसी ईयर में उसने अपने लिरिकल बैलेट्स को कंप्लीट कर दिया था दोस्तों। लिरिकल बैलेट्स गॉट कंप्लीटेड इन 1798 और पब्लिश भी हो गए थे। और लिरिकल बैलेट्स वो वर्क है जिसमें कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलके पोएम्स लिखी थी। लिरिकल बैलेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स, 19 फ्रॉम द साइड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड 4 फ्रॉम द साइड ऑफ कॉलरिज। तो जब ये लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुए 1798 में, तो ये माना जाता है कि दिस वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के वर्क लिरिकल बैलेट्स के साथ हुई थी, और इसी ईयर से उन्होंने द प्रिल्यूड पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया। तो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रिल्यूड फ्रॉम 1798, और 1805 में आकर उन्होंने ये वर्क कंप्लीट कर दिया। और फिर 1850 में इट was published by his wife, and the name of his wife was मैरी हचिंसन। तो ये बात ध्यान रखनी है, मैरी हचिंसन थी जिन्होंने इनके वर्क को पब्लिश कराया था। और जो एडिटर था उसका नाम भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, दैट वाज कार्टर। सो इतनी बातें द प्रिल्यूड के बारे में ध्यान रखनी है। एंड वन मोर थिंग, द प्रिल्यूड 14 बुक्स इन इटसेल्फ। तो 14 किताबों में द प्रिल्यूड को लिखा गया है, और द प्रिल्यूड को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो अभी जो मैं इसके बाद आपका टेस्ट लूंगा,
वो टेस्ट सीधे सीधे इन क्वेश्चंस पर आधारित तो नहीं होगा जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, वो आधारित होगा उस इंफॉर्मेशन पर जो हम हर क्वेश्चन के बाद डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? हियर आर द ऑप्शंस। तो विच वन इज द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू यू? राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट: ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी, ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई, और none of the above. Okay, option B. Yes, B is the correct one, Silpi. You are right. Spenserian sonnet की rhyme scheme होती है this one: A B A B, B C B C, C D C D, E E. और शेक्सपियरियन सोनेट जो कि क्वेश्चन पूछा गया है उसकी राइम स्कीम यही होती है। दिस इज शेक्सपियरियन सोनेट राइम स्कीम। सो द करेक्ट आंसर विल बी द बी वन। और जो ये वाली है थर्ड वाली, इट इज पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट। और पेट्रार्क को ही फादर ऑफ सोनेट्स भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है हमें। हु इज द फादर ऑफ सोनेट? पेट्रार्क। एंड पेट्रार्क बिलोंग्ड टू इटली। और अगर सोनेट का ओरिजिन आता है तो ओरिजिन ऑफ सोनेट इज इटली। ओरिजिन ऑफ सोनेट इज इटली, जहां इसे सोनेटो बोला जाता था। और सोनेटो का मतलब होता है अ स्मॉल साउंड, क्योंकि छोटी पोयम है। इट इज जस्ट अ 14 लाइन पोयम with a fixed rhyme scheme and an iambic pentameter. So let's move on to the next question now. तो इस क्वेश्चन में बस हमें ये सारे के सारे स्कीम्स ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ सकती है। और सोनेट की हिस्ट्री ध्यान रखनी है कि सोनेट कहाँ शुरू हुआ था। इटली में शुरू हुआ था सबसे पहले, पेट्रार्क ने लिखना शुरू किया था। और फिर एक नए जमाने की सोनेट और आई है जिसका नाम है कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट और सोनेट से अलग होती है क्योंकि इसमें 14 लाइंस नहीं होती, इसमें 10 एंड हाफ लाइंस होती हैं। और इसको शुरू किया था जीएम हॉपकिंस ने। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। लेट नेचर बी योर टीचर, दिस लाइन अपीयर्स इन विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम? टिंटन एबी, द सॉलिटरी रिपर, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द टेबल्स टर्न्ड। लेट नेचर बी योर टीचर, प्रकृति को ही अपना टीचर बनने दो। यस, तो ये बात किसने कही है? दिस हैज बीन टोल्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन द पोएम टेबल्स टर्न्ड। करेक्ट। तो टेबल्स टर्न्ड नाम की पोएम में हमें लेट नेचर बी योर टीचर मिलता है। ये वो फेमस पोएम है। और ये पोएम जो है लिरिकल बैलेट्स में, जो वर्ड्सवर्थ ने पोएम्स लिखी थी लिरिकल बैलेट्स के अंदर, वर्ड्सवर्थ ने जो कितनी पोएम्स लिखी थी? 19 पोएम्स लिखी थी। उन्हीं में से एक पोएम है द टेबल्स टर्न्ड। द टेबल्स टर्न्ड की ओपनिंग लाइंस भी एग्जाम में आ जाती हैं। और फिर दिस वन बड़ी पोएम है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है। ये लाइनें हमें कम से कम पढ़नी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टेबल्स टर्न्ड में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपने एक बुक वॉर्म फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जो कि हमेशा किताबों में रहता है, उससे कहता है, अप अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स। उठो उठो मेरे दोस्त और इन किताबों को छोड़ो। और श्योरली यू विल ग्रो डबल, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो निश्चित रूप से डबल हो जाओगे। डबल मीन्स यू विल बिकम फैट। अप माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड उठो उठो, एंड क्लियर योर लुक्स, और ये जो अपनी लुक्स है इसको थोड़ा सा सही करो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, इतना परिश्रम क्यों, इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो? आराम से अपनी लाइफ जियो, क्यों इन किताबों के पीछे पड़े हो?
बुक्स, ये जो किताबें हैं, इट इज डल एंड एंडलेस स्ट्राइप, ये बहुत ही नीरस चीज है, और एक ये ऐसा स्ट्राइप मतलब संघर्ष है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। प्रकृति में आओ, क्योंकि वर्नल वुड, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, वर्नल मीन्स एयर स्प्रिंग, बसंत के मौसम में जब आप जंगल से गुजरोगे तो जो एक इम्पल्स, एक जो संवेदना तुम्हें महसूस होगी, एक हवा का झोंका जब तुम्हारे चेहरे से गुजरेगा, तो इट विल टीच यू मोर ऑफ मैन, दैट मे टीच यू मोर ऑफ मैन, वो आपको एक अच्छा इंसान बनने की कई सारी चीजें सिखा देगा, इतनी चीजें जो आपको इन किताबों में नहीं मिल सकती। इसीलिए अच्छा है कि यू शुड मेक नेचर योर टीचर। एनफ ऑफ साइंस ऑफ आर्ट, बहुत विज्ञान की और कला की किताबें बहुत पढ़ ली। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, इन बंजर सूखी हुई पत्तियों को, जो वो बुक की पेजेस के लिए कह रहा है, इसे बंद करो, आगे आओ, निकलो, घर से बाहर निकलो। ब्रिंग विद यू अ हार्ट, और एक ऐसा हार्ट लेके चलो दैट वॉचेज, जो कि प्रकृति के नजारे देखे और उनसे कुछ ना कुछ रिसीव करे, कुछ ना कुछ सीखे। हु हैज रिटन प्रीफेस टू शेक्सपियर? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, टी.एस. एलियट और मैथ्यू अर्नोल्ड। प्रीफेस टू शेक्सपियर नाम का जो वर्क है, जो बहुत ही फेमस वर्क है दोस्तों, ये किसने लिखा था? इट वॉज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सो सैमुअल जॉनसन थे जिन्होंने की प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा था। जॉन ड्राइडन का नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इन्हें भी नहीं भूलना है। जॉन ड्राइडन इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अब हम बात करते हैं प्रीफेस टू शेक्सपियर। ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 1765 में लिखा था, जिसमें कि इन्होंने शेक्सपियर की ज्यादातर तारीफें की हैं, ज्यादातर इन्होंने प्रेस ही की है शेक्सपियर की, उनकी थ्री यूनिटीज के वॉयलेशन को भी सही ठहराया है, और जो वो बीच बीच में कॉमिक सीन्स का प्रयोग करते हैं, उससे भी सही माना है। तो शेक्सपियर की तारीफ में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 1765 में लिखा है प्रीफेस टू शेक्सपियर, और इसके 10 साल पहले 1755 में एक वर्क लिख के डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस हो चुके थे, और वो था कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। तो पहली इंग्लिश डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही बनाई थी, इसीलिए इन्हें फर्स्ट इंग्लिश लेक्सिकोग्राफर भी कहा जाता है दोस्तों। लेक्सिकोग्राफर इज द पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो फर्स्ट इंग्लिश लेक्सिकोग्राफर कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर विल बी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और कब आई थी उनकी डिक्शनरी? 1755 में आई थी, और उसके 10 साल बाद 1765 यानी कि 1765 में प्रीफेस टू शेक्सपियर आया था। और इनका एक और फेमस वर्क है, वो भी ध्यान रखना है, जो 1779 और 81 के बीच में आया था, दैट वाज लाइव्स ऑफ पोइट्स। ये वर्क भी डॉक्टर जॉनसन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इन्होंने 52 पोइट्स की लाइफ को कवर किया है। और फिर एक आदमी आया जिसने कि 10 साल बाद यानी कि 1791 में इनकी लाइफ को कवर किया। मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की तो डेथ हो गई थी, उनकी डेथ के बाद 91 में जेम्स बॉसवेल ने इनकी बायोग्राफी लिखी, और उसका नाम था लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। तो मैंने 4 वर्क्स की बात करी अभी। एक इंग्लिश डिक्शनरी 1755 में आई, प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 में, लाइव्स ऑफ पोइट्स 1779 और 81 के बीच में आई। और ये तीनों वर्क तो जॉनसन के थे, लेकिन लास्ट वाला वर्क जो कि सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी थी, वो जेम्स बॉसवेल का। तो फर्स्ट वन इज सैमुअल जॉनसन डिक्शनरी, किस ईयर में आई? 1755। नेक्स्ट इज प्रीफेस टू शेक्सपियर, किस ईयर में आया? 10 साल बाद आया, 1765।
नेक्स्ट वन इज सैमुअल जॉनसन्स द लाइव्स ऑफ द पोइट्स, 1779 और 81 के बीच में आई। और सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखने का काम जो जेम्स बॉसवेल ने किया था वो 1791 में आई थी। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। जब हम एक क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसके आसपास की जितनी डिटेल हम जान सकते हैं वो जानने की कोशिश करनी है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है वही आए जो पिछले एग्जाम्स में आया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई हैव टेकन दे हैव कम इन प्रीवियस एग्जाम्स। तो अब जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा हटके आएगा, इसलिए हमें उससे रिलेटेड और चीजें भी जाननी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस विलियम वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद मैरी हचिंसन, एनिटी वेलन, कैरोलाइन, डॉर्थी। द करेक्ट आंसर इज एनिटी वेलन। एनिटी वेलन ही वो लेडी थी जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रेम हुआ था व्हेन ही विजिटेड फ्रांस इन 1791। तो फ्रांस जाने का उनका मकसद था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसका ईयर भी एग्जाम में पूछते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनसे वो बात करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, विलियम वर्ड्सवर्थ। और फिर वो जब वहां जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वहीं उनकी मुलाकात एनिटी वेलन से हो जाती है, जिनसे उन्हें प्रेम हो जाता है। और फिर इनकी एक बेटी भी हो जाती है जिसका नाम कैरोलाइन होता है। 1802 में फिर से ये जब दोबारा फ्रांस जाते हैं तो कैरोलाइन से मिलते हैं, और कैरोलाइन के साथ वो एक इवनिंग वॉक करते हैं सी साइड पर, जिस पर उन्होंने एक अपनी सोनेट भी लिखी है। वो भी एग्जाम में आ जाती है कभी कभी, तो वो भी ध्यान रखें। Let's move on to the next question now. What is Hamartia in Shakespeare's Macbeth? Vaulting ambition. Yes. So vaulting ambition जो बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा थी वही कारण बनती है मैकबेथ के पतन का। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है हेमरटिया, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ट्रेजिक फ्लॉ। सो ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ। और इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हेमरटिया के बाद एनाग्नोरिसिस पूछ लेते हैं। एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ और डिस्कवरी। एनाग्नोरिसिस वर्ड भी ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है पेरीपटाया वर्ड। पेरीपटाया का मतलब होता है चेंज इन फॉर्च्यून। चेंज इन फॉर्च्यून। और एक वर्ड और एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड, कथारसिस। कथारसिस का मीन्स होता है परगेशन ऑफ इमोशंस। तो ये चार वर्ड हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, तो हमें ये चारों ध्यान रखना है। हेमरटिया इज ट्रेजिक फ्लो, एनाग्नोरिसिस इज रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ और डिस्कवरी, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज करके भी ये आ जाता है। पेरीपटाया इज द चेंज इन फॉर्च्यून, जिसमें हीरो का नसीब एकदम बदलता है, ऊंचाइयों से वो गिर पड़ता है। और कथारसिस इज परगेशन ऑफ इमोशन। तो शेक्सपियर के मैकबेथ में जो अ, अ, उसका ट्रेजिक फ्लो है वो उसकी बढ़ती हुई एम्बिशन है। सेल्फ विलिंगनेस हमें ज्यादा किंग लियर में देखने को मिलती है, क्योंकि किंग लियर जो है वो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो चाहता है कि उसे खुश किया जाए, जो वो सुनना चाहता है उसे वही सुनाया जाए। जब कॉर्डेलिया उसे वो नहीं सुनाती तो उसके लिए उसे दंडित होना पड़ता है। एक्सट्रीम जेलसी या डाउटफुल नेचर हमें ऑथेलो में देखने को मिलता है, जो ऑथेलो के विलेन इयागो की बातों में आ जाता है और अपनी वाइफ को मार देता है। डिले इन एक्शन वाली बात हमें हेमलेट में देखने को मिलती है। तो ये चारों ही वास्तव में ट्रेजिक फ्लॉ हैं, और ये चारों ट्रेजिक फ्लॉ शेक्सपियर के अलग अलग ट्रेजेडीज के हीरोज में पाए जाने वाले ट्रेजिक फ्लॉज हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
व्हेन वाज द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश्ड? ये क्वेश्चन अभी हमने इस टाइप का डिस्कस किया था. सो द आंसर विल बी 1755. यस. अब कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं. आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग. ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. व्हेन यू केम आई वाज टेकिंग टी. शी वेंट टू आगरा टू सी द ताज. None of the above. The correct answer is she went to Agra to see the Taj. तो सेंटेंस तीन तरीके के होते हैं. आगे वाली जो क्लासेज है उनमें हम यही चीजें ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक्स अभी से आपको ध्यान रखना है. सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. अब इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात ध्यान रख लेनी है अभी, कि सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वन फाइनाइट वर्ब होती है. वन फाइनाइट वर्ब अगर किसी भी सेंटेंस में है, फाइनाइट वर्ब की बात हो रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं. अगर हम सी जो हमारा आंसर है उसमें देखें तो फाइनाइट वर्ब इज वेंट. टू सी, आप कह सकते हो सी भी तो वर्ब है लेकिन उससे पहले टू लग गया, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब नहीं हुई, ये नॉन फाइनाइट हो गया. और नॉन फाइनाइट में भी ये इंफिनिटिव हो गया, क्योंकि नॉन फाइनाइट के अंदर भी तीन जने आते हैं, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जेरेंड. तो जब भी वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो वो इंफिनिटिव हो जाता है. तो इट इज इंफिनिटिव. तो एक ही इसमें फाइनाइट वर्ब है वेंट, इसलिए यही सिंपल है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लॉजेस बनती हैं और जिसमें कम से कम एक क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज आती हैं कॉम्प्लेक्स में. और सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन रूप हैं. वन इज नाउन क्लॉज, सेकंड इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज. तो इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है वो क्लॉजेज बनती हैं और उन क्लॉजेज में कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. और कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में जो दो क्लॉजेज होती हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं. जैसे ये वाला सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. तो दिस सेंटेंस इज इन कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड में कैसी क्लॉजेज होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं. बोथ क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट. और जिन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो चार तरीके के होते हैं, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव और इलेटिव. उसकी बात हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लासेस में होगी बात. तो अभी हमें बस इतना ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन फाइनाइट वर्ब, जैसे कि सी वाले में है. और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट क्लॉज आती हैं, जैसे बी में है. व्हेन यू केम, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी बोले तो ये सिंपल नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में से कौन सी वाली क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज. ओके. और कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएंगे, मींस एंड, बट, सो, इस टाइप के कंजंक्शंस आएंगे. आगे डिटेल में बात होगी नेक्स्ट क्लास में. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? इसमें से कौन सा वाला पेयर आपको मिसमैच्ड लग रहा है? सिंपल प्रेपोजिशन आफ्टर, कंपाउंड प्रेपोजिशन ऑफ, डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन ए एंड ओ, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन इन ल्यू ऑफ. अभी जब हमने पीछे नॉन फाइनाइट्स की बात की थी, नॉन फाइनाइट्स की बात की थी, तो उसके अंदर तीन चीजें बताई थी. वन इज जेरेंट, सेकंड इज इंफिनिटिव एंड थर्ड इज पार्टिसिपल. और पार्टिसिपल भी तीन तरीके के होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, तो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन तो वो प्रेपोजिशन होगा जिनमें या तो आईएनजी फॉर्म आए या फिर थर्ड फॉर्म आए, क्योंकि आईएनजी और थर्ड फॉर्म के बिना पार्टिसिपल नहीं बनता है। तो इट मींस पार्टिसिपल प्रेपोजिशन इन ल्यू ऑफ नहीं हो सकता, इसलिए आंसर जो आप बता रहे हैं D1 इज द करेक्ट वन। डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन ए और ओ होते हैं, ये सही बात है। कंपाउंड प्रेपोजिशन वो होते हैं जिनमें कि कोई भी दो जब प्रेपोजिशन मिलके एक प्रेपोजिशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक टेबल है हमारे पास, इस पे आप नजर डालिए। सिंपल प्रेपोजिशन एट, बाय, फॉर, इस तरीके के जो वन वर्ड प्रेपोजिशन है उन्हें सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रेपोजिशन आ या बी। तो जब भी आ या बी लगा के कोई प्रेपोजिशन बनता है उसे हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कह देते हैं, जैसे अबाउट, अबव, अक्रॉस, लॉन्ग से पहले आ लगा, एमंग, एमंगेस्ट, तो ये सारे कंपाउंड प्रेपोजिशन हो गए। फ्रेज प्रेपोजिशन वो होते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा शब्द होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन प्लेस ऑफ, इन रेफरेंस टू, जिसमें फ्रेज बनता है। फ्रेज का मतलब ही वाक्यांश होता है। और पार्टिसिपल प्रपोजिशन की बात अभी हुई थी, इसमें या तो थर्ड फॉर्म आएगी जैसे यहाँ आई है गिवन में, या फिर आईएनजी फॉर्म आएगी, ड्यूरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग। और डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन तो बस दो ही होते हैं, आ एंड ओ। आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस। शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, द टेबल इज मेड फ्रॉम वुड, ही इज एंग्री एट माई बिहेवियर, वी रीच्ड द स्टेशन। द करेक्ट आंसर इज yes, the table is made from wood. So she is good at mathematics, सही है, क्योंकि good के बाद preposition at का ही प्रयोग होता है, लेकिन weak के बाद preposition in लगता है। good के बाद at और weak के बाद in, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे ही तीसरा वाला सेंटेंस, ही इज एंग्री एट माई बिहेवियर, ये भी ठीक है दोस्तों, क्योंकि एंग्री जो होता है, अगर आप किसी व्यक्ति से एंग्री हैं, पर्सन से नाराज हैं, तो उससे पहले विद लगाना है, उस पर्सन के नाम से पहले, मीन्स एंग्री के बाद विद। अगर उसकी किसी चीज से नाराज है तो हमें एट लगाना है। यहां पर नाराजगी उसके व्यवहार से है, इसलिए हमने विद नहीं लगाया, हमने एट लगाया है। वी रीच्ड द स्टेशन भी ठीक है, क्योंकि रीच, एंटर और एकम्पनी, ये तीन वर्ड कम से कम हमें ध्यान रखने हैं, जिनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज होता है। कंपनी के साथ ये आपको विद लगा के देंगे ज्यादातर, तो विद को आपको काटना है। एंटर के बाद ये आपको इन या इनटू लगा के देंगे, और रीच के बाद ये एट लगा के दे सकते हैं, तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि रीच, एंटर और कंपनी बिना प्रेपोजिशन के आते हैं। अब बात होगी बी वाले की, ये गलत क्यों है? क्योंकि मेड के बाद हम या तो ऑफ लगाते हैं या फिर फ्रॉम लगाते हैं। ऑफ वी यूज फॉर फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कि हम चीज को दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, और फ्रॉम इज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में पहले वाली चीज को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते। तो जैसे अगर मुझे बोलना है द रिंग इज मेड, जो रिंग है वो बनी हुई है गोल्ड से, तो द रिंग इज मेड। अब ये कैसा परिवर्तन है देखना है कि अंगूठी से, अंगूठी जो है वो सोने से बनी है, तो दिस इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसमें हम दोबारा से रिंग से गोल्ड प्राप्त कर सकते हैं, तो इट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमें ऑफ लगाना है, और केमिकल चेंज में हमें
फ्रॉम लगाना है, बस ये बात ध्यान रखें। तो ऑफ फॉर फिजिकल चेंज पीसी और फ्रॉम फॉर केमिकल चेंज सीसी। अब यहां आप देखोगे सेंटेंस में द टेबल इज मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से मेज का बनना इज अ फिजिकल चेंज, इसलिए यहां पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, कंपाउंड। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, he failed. Although he worked hard, he failed. He worked hard, but he failed, or none of the above. The correct answer is he worked hard, but he failed. तो यहां पर मेहनत करने के बाद इंसान फेल हो रहा है, इसका मतलब यहां पर उल्टा सेंस आ रहा है। और जब भी उल्टा सेंस आता है तो हम सिंपल में कुछ और वर्ड लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स में कोई और वर्ड, और कंपाउंड में कोई और वर्ड। तो ये हमें ध्यान रखना है। सिंपल में उल्टा सेंस आने पर इन स्पाइट ऑफ लगाना है, हिंदी में बोलते हैं के बावजूद। कॉम्प्लेक्स में आपको दो या ऑल्दो लगाना है, और कंपाउंड में आपको बट या यट लगाना है। ठीक है, अगर सीधा सेंस आता है और सिंपल बनाना है तो आप ऑन अकाउंट ऑफ लगाएंगे सिंपल में, और कॉम्प्लेक्स में बिकॉज लगा के काम चला लेंगे, या सो दैट भी लगा सकते हैं। और कम सॉरी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखना है, और कंपाउंड में आपको सीधा सेंस आने पर सो लगाना है, या फिर फॉर भी लगा सकते। फॉर यहाँ पे क्योंकि का सेंस देगा, और सो इसलिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन हमने जाना था आईएनजी या थर्ड फॉर्म वाला होता है, तो इनमें से जो आईएनजी और थर्ड फॉर्म वाला नहीं होगा वही पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन होगा। सो द करेक्ट आंसर इज द लास्ट वन, क्योंकि ये पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन नहीं है। ये कौन सा प्रेपोजिशन है, इसमें फ्रेज बनना है, तो ये फ्रेजल प्रेपोजिशन, इट इज अ फ्रेजल प्रेपोजिशन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किस में यूज होते हैं, सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में, या किसी में भी नहीं। यस, व्हाट इज योर आंसर? ओके, योर आंसर इज करेक्ट, C1। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंस में ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं, और चार तरीके के होते हैं, वो भी मैंने बताया था आपको, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव और इलेक्टिव। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ शेक्सपियर्स वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो। ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट। सो द करेक्ट आंसर इज A1, क्योंकि सबसे पहले हैमलेट आया था, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ। और जो तरीका याद रखना है आपको वो है होकम का, HOKM। H मीन्स हैमलेट, O मीन्स ओथेलो, K मीन्स किंग लियर, M मीन्स मैकबेथ। और ये किस किस ईयर में आए थे, अब बस ये जान लेते हैं। 1599 और 1601 के बीच में लिखा गया था। ओथेलो 1604 में आया था, या लिखा गया था। और किंग लियर 1605, 1606, और मैकबेथ सबसे एंड में 1606, 1607 में आया था दोस्तों। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक in the chat box. Link you can see in the screen also, right at the bottom. Okay, I will send the link uh, in the description box of the class. So let me end the class from here now. Thank you everyone for being the part of this useful class.